अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन PSL 10 कुछ क्रिकेट हो जाए। अभी क्वेटा और इस्लामाबाद के दरमियान मैच इस वक्त जारी है। क्वेटा ने टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग का फैसला किया। इस्लामाबाद ने पहले बैटिंग करते वक्त 157 रन स्कोर किए 9 खिलाड़ियों के नुकसान पे। और अभी जो क्वेटा की सिचुएशन है, क्वेटा ने 90 रन स्कोर किए हैं 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। महमूद भाई, क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? 157 गो के इतना ज़्यादा कोई स्कोर है नहीं, लेकिन 90 पर 4 तो कुछ ऐसे चांसेस हैं कि क्वेटा जो है वो कोलैप्स कर सकती है। देखें, जब क्वेटा 142 अपना जो है पहले बैटिंग करके किया था और 92 for 2 थे कराची के, तो समझ रहे थे कराची आराम से जीत जाएगी, लेकिन क्वेटा मैच जीत गया। तो क्रिकेट में प्रिडिक्शन करना मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त पोजीशन ऐसी कि 4 आउट हो गए। यहाँ पर इनको विकेट लेनी पड़ेंगे। अगर यहाँ पर इन्होंने 1-2 विकेटें ले ली तो मैच बहुत अच्छा होना है, लेकिन अगर विकेट नहीं गिरी ना तो मैच इजी हो जाएगा क्वेटा के लिए, जैसे कल वाली जी सिचुएशन हाँ। में हुआ। तो क्योंकि हसन और वो बैटिंग कर रहे हैं, तो हसन नवाज और हसीबुल्ला दोनों बैटिंग कर रहे हैं, और हसन जो है वो मतलब रन्स बना रहे हैं, तो उनकी विकेट लेना इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो अगर उनकी विकेट मिल जाती है यहाँ पर, जब भी नसीम शाह को लेकर आए थे बीच में कि एक आध विकेट मिल जाए उनको, वहाँ पर अगर विकेट मिल गई तो मैच बहुत ही अच्छा होना है। अच्छा, बैटिंग पे क्या कहेंगे आज? अगर हम देखते हैं साहिबजादा फरहान ठीक खेले, उसके अलावा अगर हम देखते हैं मोहम्मद नवाज ने कुछ स्कोर किया, बाकी कुछ इतना खास नहीं रहे। ओपनिंग में भी ठीक है, थोड़ी सी पार्टनरशिप रही, पहली विकेट 58 रन पे गिरी थी, लेकिन इतना कोई खास किसी की परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई। देखें, ओपनर्स ने अपना काम किया था, उन्होंने पावर प्ले का भरपूर फ़ायदा उठाया। 59 रन बन गए थे पावर प्ले के अंदर। तो जब अबरार जब आए हैं तो जल्दी ही उन्होंने, जो उनके ओपनर थे कायले मायर्स, उन्होंने देखें खेला नहीं हो ना किसी ऐसे मिस्ट्री स्पिनर को, तो थोड़ा सा आप देख लेते हैं बॉल के वो कैसा कर रहा है बॉल। आप आते ही उसको हिट मारने के, वहाँ से जो विकेटें गिरना शुरू हुई हैं, पहली विकेट गिरी क्योंकि इनकी मिडिल ऑर्डर जो है इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है इस्लामाबाद की। अगर आप देखें पिछले मैच में भी ये जो है कोलैप्स हुए मिडिल ऑर्डर की वजह से, आज भी यही हुआ है इनका। ये जो है हम समझ रहे थे जब 60 रन बन गए, तो अगर मरते मरते भी अगर अब जाएंगे तो ये तकरीबन 180 तक तो जाएंगे। अच्छा महमूद भाई, मैंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को अब तक जो देखा है कि मिडिल ऑर्डर, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि दुरुस्त नहीं परफॉर्मेंस कर रहा है, टॉप ऑर्डर बेहतर रन कर रहा है, जबकि पहले टॉप ऑर्डर नहीं कर रहा था, मिडिल ऑर्डर कर रहा था। तो मैं ये देख रहा हूँ कि इनकी कॉम्बिनेशन जो है ना वो मजबूत नहीं है। नहीं, इनका तो मिडिल ऑर्डर ने इतना अच्छा परफॉर्म किया ही नहीं अभी तक। अगर आप ऊपर से पहले मैच से उठा के देखें, साहबजादा फरहान, कॉलन मनरो, ये रन्स करते चले जा रहे थे। इनकी अच्छी अच्छी पार्टनरशिप से लगी हैं, बड़े इन्होंने रन्स कर दिए, लेकिन इनका मिडिल ऑर्डर को जब मौका मिला, जब इनके ऊपर प्रेशर आया, तो वहाँ पर ये परफॉर्म नहीं कर सके। अगर आज भी देखें, जब 59 पे पहला विकेट गिरा है, जब 58 के ऊपर, उसके बाद इनकी जो है 70 पे दूसरी गिर गई, तीसरी, फिर ओवर होते चले गए, और जब 6 ओवर में आपके 59, तो 6 ओवर, अगले 4 ओवर में आपने रन्स भी नहीं बनाए और आपकी विकेटें भी गिर गई। जब 10 ओवर पे आधे मैच पे आप पहुंचे तो आपकी विकेटें भी गिर गई यहाँ पर, और 9.5 ओवर में 77 रन थे और 4 आउट हो चुके थे। तो अच्छा, ये जो है ना, मैंने आपको हमेशा कहा कि जो 6 ओवर के बाद का खेल है ना, 7 से 15 ओवर तक का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पर आपको गेम को लेकर चलना पड़ता है, और विकेटें कम से कम गिरें तो आप अगले आखिरी के 5 ओवर के अंदर आप अच्छी स्लॉगिंग कर सकते हो, अच्छी हिटिंग करके आप 10 के एवरेज से भी रन्स बना सकते हो, 12 के एवरेज से भी जहां इस्लामाबाद यूनाइटेड अब तक सबसे अच्छी टीम थी, गो के अभी भी पॉइंट्स टेबल पर अगर बात करें तो नंबर 1 पर है। कल का मैच और आज के मैच में काफ़ी हमें शेडी नज़र आ रहा है। तो क्या हो गया? मतलब इनका तो मोराल, अब ये नहीं कह सकते रिजवान की तरह कि जी हमारा मोराल डाउन हो रहा है या हमारी टीम उस तरह वो नहीं करती, क्योंकि ये तो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जी देखें, फर्स्ट हाफ बहुत ही अच्छा खेल गए, 6 मैच जीते, 12 पॉइंट्स इनके, 12 भी नहीं हुआ, 5 मैच जीते। तो हाफ में तो इन्होंने बहुत अच्छा खेल लिया, लेकिन अभी जब बड़ा टूर्नामेंट होता है ना, तो जो टीमें बाद में एकदम शूट अप करती है ना, वो निकल जाती हैं। इनके साथ साउथ अफ्रीका वाला ना हो जाए, चोक कर जाए। हाँ, ये होता है कि अक्सर ये हुआ है कि जो शुरू में इनिशियली परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते, वो सेकंड उसमें आके एकदम शूट मारते हैं और मैचेस जीतना शुरू कर देते हैं। तो इस्लामाबाद को हमने देखा, ये फिर मैच हारना शुरू हो गए। पिछला मैच भी हारे, आज भी ये मुश्किल के अंदर है। अगर ये चेस करा देते हैं तो कोयटा के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कोयटा 11 पॉइंट पे चली जाएगी, उनके लिए प्लेऑफ में आना बहुत आसान हो जाएगा। सो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऊपर से
बैटिंग ऑर्डर्स को मैं देख रहा हूँ कि हैदर अली जो इनके जो ज़बरदस्त प्लेयर हैं और वो भी गेम को लेकर चलते हैं, लेकिन उनका नंबर बहुत नीचे है। 8वें नंबर पे बैटिंग करी, एक बैट्समैन ने 8वें नंबर पे आके बैटिंग करे, ठीक है। आपने बीच में विकेट कीपर बैट्समैन को भी भेज दिया। नवाज से चलो आपने एक खब्बे का आपने चांस ले लिया कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन आएगा और उसने वो पे ऑफ भी कर दिया आपको, लेकिन हैदर अली इतना नीचे। ये तमाम चीज़ें देखिए पहले भी डिस्कस हो चुकी है कि पता नहीं कैप्टन्स को क्या हो जाता है, लेकिन मुझे डर ये लग रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो साउथ अफ्रीका की टीम ना बन जाए कि बहुत अच्छा खेलते खेलते एंड में जाके चोक कर जाते हैं, इसी वजह से इन्हें चोकर्स कहा जाता है। अकबर अकबर आपकी जानिब आएंगे। सबसे पहले मैच पे बात करने से पहले ज़रा सी मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि लोग जो पिच बनी हुई है उसको बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि बहुत लो स्कोरिंग है, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, हमने पहले ही बात की, अभी भी वही बात है कि लोग जो T20 की क्रिकेट है एंटरटेनमेंट क्रिकेट है, लोग देखने चाहते हैं कि छक्के चौके लगे, ज़्यादा रन्स बने। और हमने उस दिन ये भी बताया था कि दूसरी लीग्स का जो एवरेज टोटल है वो 230 240 है और हमारा 150 160 है। तो 150 160 इसमें जो है बॉलर्स को फ्रेंडली विकेटें ज़्यादा बन रही हैं। तो लाहौर में जो जितनी अभी तक विकेटें बनी हैं वहाँ बॉलर्स को मदद मिल रही है, तो बैट्समैन थोड़ा मीन्स के फंस के खेल रहे हैं। लेकिन जो अगर गेम अवेयरनेस है जिसमें जो अप्लाई कर रहा है अपने आप को, वो बैट्समैन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो पिचेस पे तनकीद इसी वजह से हो रही है कि रन्स नहीं बन रहे ज़्यादा, और हमने ये भी देखा है कि वन साइडेड मैच हो रहे हैं, तो मज़ा थोड़ा किरकिरा हो गया है। लेकिन फिर यही बात होती है कि भाई अगर हम बात करें वन साइडेड मैच की, जैसे कहते हैं कि भाई एक टीम बहुत ही बुरा खेलती, तो फिर सवाल ये होता है कि भाई दूसरी भी तो उसी पे खेली है। अब देखिए ना, लाहौर में जो मैचेस हो रहे हैं, जो टीम पहले टॉस जीत रही है पहले बॉलिंग कर रही है, मासवाई कल जो शादाब ने गलत किया था, तो जो पहले बैटिंग करती है वो थोड़ी मीन्स के जो बाद में जो जिसकी बैटिंग आती है तो थोड़ा विकेट थोड़ा इजी हो जाती है बैटिंग के लिए। ओके। तो तभी दूसरे जो बाद में आने वाली टीम है उनको थोड़ा फ़ायदा हो रहा है कि पहले बॉलिंग कर ली, शुरू का जो विकेट होता है, आज भी बिल्कुल जो पहले मैच में विकेट यूज़ हुई है, तो शुरू में थोड़ी बॉलिंग अच्छी हुई, बॉलर्स को मदद मिल रही थी। जो जैसा एज डेज प्रोग्रेसेस जो भी टाइम गुजरता है तो जो विकेट है बैटिंग के लिए साथ ज़्यादा। तो आप कह रहे हैं कि पिचेस जो है वो वाकई में म्यार बेहतर होना चाहिए, म्यार बेहतर होना चाहिए। अच्छा, पहले मैच पे बात करें, लेकिन फ़हीम अशरफ पे मैं चाहूँगा पहले बात कर ले। हमने एक बात कही थी कि भाई इनका समझ नहीं आता है कि इनको क्यों टीम में ले लेते हैं, मुख्तलिफ बातें लोग करते हैं और हम इसे डिस्कस करते हैं। अगर आज मैं देख रहा हूँ फ़हीम अशरफ 3 ओवर में 25 रन 4 विकेटें, अब क्या कहेंगे? आज भी फ़हीम अशरफ देखिए, परसों जो गुज़श्ता मैच था 2 मैच पहले उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, वहाँ 5 विकेट ली थी। तो आज भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, 3 विकेट ली, गो के उनके एक ओवर नहीं करवाया, वो मिस कैलकुलेट हो गया, एक और विकेट ले सकते थे जो उन्होंने 4 विकेट लिए हैं। तो जो ये वाली जो पिचेस हैं, जो बॉलर्स फ्रेंडली विकेट हैं, फ़हीम अशरफ साहब को सूट कर रही हैं। अच्छा, जैसे महमूद भाई ने कहा कि जी चेंजेस किए हैं, आप क्या कहेंगे उस पर? अच्छा, जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड लगातार 2 मैचेस हारा है, मुझे लग रहा है थोड़ा पैनिक बटन दबा है। आज भी उन्होंने 6 चेंजेस किए हैं और शादाब इंजरी की वजह से नहीं खेले। तो मैंने भी उस दिन भी यही कहा था कि जो टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं करेगा तो मिडल ऑर्डर इनका जो है उस पर प्रेशर आता है, और मिडल ऑर्डर थोड़ा इनका वीक भी है, तो इसमें आके फंस जाते हैं। तो आज भी यही हुआ, बॉलिंग भी अच्छी हुई, फिर नवाज जो आए ऑलराउंडर, उनका एक तो 10 रन पे कैच छोड़ गया था, अगर वो कैच पकड़ा जाता तो इनसे 130 140 भी स्कोर नहीं होता। तो मीन्स के नवाज की इनिंग, उसने जो 10 पे उसका कैच ड्रॉप हुआ था, उसके बाद उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, 39 रन जो उसको ऐड किए ना, तो इससे थोड़ा स्कोर गया है 157, नहीं तो ये स्कोर 130 या 135 होना चाहिए था। और दूसरा, हाँ, एक और बात मैं ऐड कर दूं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कल 61 डॉट बॉल्स खेली थी, आज 59 बॉल्स खेली हैं, डॉट बॉल्स। चलें जी, अब कमी आ रही है, पहले 61 डॉट बॉल्स खेली हैं, 59, अगले मैच में हम देखेंगे 48, नीचे की तरफ जा रहे हैं। वो कहते हैं ना प्लेटिलेट्स बढ़ रहे, जब किसी को कोई डेंगू है तो कहते हैं प्लेटिलेट्स कम हो रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम टेस्ट कराते हैं, बढ़ गए, इनके इसी तरह कम होते रहेंगे। ये तो अच्छी चीज़ है कि वही गेम अवेयरनेस की बात आती है ना, कि आप डॉट बॉल जो खेल रहे हैं, अगर आप उस 30 बॉले पे 30 सिंगल्स भी कर लें तो स्कोर कहाँ चला जाता है? बिल्कुल 157 से 190 पे चला जाता है। हाँ। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रोटेशन ऑफ दी स्ट्राइक। जो आप डॉट बॉल खेल रहे हैं तो उस पर कोशिश करने के वो अच्छा बॉल है उसको सिंगल लेने की कोशिश करें, तो रोटेट होती है। जब रोटेट होती है ना स्ट्राइक, तो बॉलर भी जो है वो डिफरेंट हो जाता है। अगर खब्बा खेल रहा है तो उसको अपनी लाइन चेंज करनी पड़ती है खब्बे के लिए, सज्जा आता है उसके लिए डिफरेंट लाइन सेट करनी पड़ती है। लेफ्टी और राइटी को हाँ, कह रहे हैं ना? मतलब खब्बा सज्जा जो मैं कह रहा हूँ, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, तो चेंज करना पड़ता है, तो इससे बॉलर पे इफेक्ट आता है। लेकिन अगर आप 4 बॉलें खुद ही डॉट बॉल खेल जाएं तो बॉलर तो अपनी लाइन बना लेगा ना। अच्छा महमूद भाई, मुझे क्योंकि ब्रेक का आ गया, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहूंगा, ये खब्बा सज्जा पंजाबी का वर्ड है?
हाँ, क्योंकि मुझे इस वजह याद आ गया कि एक दफा हमारा एक दोस्त था, वो लेफ्ट हैंडेड था, तो किसी ने कहा ये खब्बा है, तो वो लड़ने आ गया। वो समझा कि मुझसे कोई ऐसी बात कर दी, खब्बा किसको बोल रहा है। फिर उसने बताया भाई लेफ्टी को खब्बा कहते हैं। वक्त तो एक ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। खबरें हमारे पास बहुत सारी हैं और आज तो कुछ पड़ोसियों की भी खबरें हमारे पास कुछ ज़्यादा ही मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं अर्शला के पास और जानते हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया पे क्या चीज़ गर्दिश कर रही है। जी अर्शला बताइएगा, सोशल मीडिया पे क्या खबरें गर्दिश कर रही हैं? अच्छा, सोशल मीडिया पे सबसे पहले तो लाला क्रिकेट में तो नाम कमा रहे हैं माशाल्लाह। हमारे सारे खिलाड़ी ज़बरदस्त हैं, हमारे खाने भी बहुत मशहूर हैं, तो इसलिए लाला ने अब अपना एक रेस्टोरेंट खोल लिया है दुबई में, और खानों की दुनिया में भी वो जो है वो अपना लोहा मनवाने वाले। लेकिन लोग थोड़ा सा एतराज़ कर रहे हैं, कह रहे भाई पाकिस्तान में क्यों नहीं है चेन उन्होंने खोली, ये बिजनेस पाकिस्तान से शुरू क्यों नहीं हुआ? स्टार्ट तो उसने पाकिस्तान से ही किया था वैसे। अच्छा, लाहौर में बड़ा ज़बरदस्त रेस्टोरेंट खोला था, साउथ अफ्रीकन हाँ। चेन था, ठीक है, अच्छा। लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो सका। दुबई में जो तो लाला, वो दुबई अब इसलिए उसकी चले मैं गए पाकिस्तान में। अब वो जिन्होंने मीम्स बनाए उनको पता होना चाहिए था ना मैं कि इसका रीजन पाकिस्तान बता में- देता हूँ मीम ना। नहीं है हाँ। एक्चुअली, मैं- सोशल मीडिया पे रीजन- खबर है जो वायरल हो रही है। मैं रीजन मीम बताता कहाँ से हो गई हूँ कि है? भाई एक तो लाला की मर्जी हो कहीं भी खोले, हाँ, पहली बात तो ये। पहले उसने यहाँ खोला। चले कहीं भी खोले, और दुबई में भी बहुत पाकिस्तानी, और पाकिस्तान में एक मसला आता है, आप बिजनेस करेंगे ना तो जानने वाले बहुत होते हैं, फिर वो फोन करते हैं, हाँ लाला इधर आया हूँ, बोल देना यार जरा। तो इसमें फिर बिजनेस उस तरह नहीं हो पाता, तो लाला ने कहा दुबई में खोल लो। अब दुबई तो ज़ाहिर इतने लोग नहीं जाते, तो जा जाके फोन करें भाई डिस्काउंट करा देना, ये करा देना, तो ये रीज़न होगा। और इस पे कोई तनकीद करना आई डोंट थिंक सो कि बनता है। पाकिस्तान में खोला है, दुबई में खोला है, वो लंदन में खोले, अमेरिका में खोले, कहीं भी खोले, और लाला दरबार के नाम से रेस्टोरेंट है, बिल्कुल जी, बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है, जाएँ खाएँ एंजॉय करें, और लाला जहाँ भी जाते हैं बड़ा अच्छा काम करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से शायद पाकिस्तान में वो इस वजह से नहीं खोलना चाह रहे कि भाई फ़ोन बड़े आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। लोग फोन करेंगे लाला जरा डिस्काउंट तो करा देना, फिर उनके भाई को, उनके रिश्तेदारों को, यार तुम्हारा रेस्टोरेंट है, ये बड़ा मसला होता है रेस्टोरेंट वालों के साथ, ऐसा होता है। अच्छा, दुबई में भारतीय बहुत हैं, तो वो भारतीय लाला के आएंगे रेस्टोरेंट में? अरे सब आएंगे, आएंगे, सब कह रहे आएंगे। खाने की दुनिया में तहलका सब मचा आएंगे। दिया बातें तो है। बहुत करते हैं, देखते हैं ना। सब आएंगे, ये जितने भी ये बातें करते हैं ना, लाला नजर आ जाते हैं ना, वो लाला 80 फीट दूर खड़े होते हैं तो यूं मोबाइल लेके तस्वीर खींचते हैं कि लाला नजर आ जाए। अरे यार ये बातें, लाला हमारे लाला है शाहिद आफरीदी, नो डाउट पाकिस्तान के नंबर 1 प्लेयर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, आई लव यू लाला। अगली क्या खबर है? अच्छा, पड़ोसियों की बात कर लेते हैं। विराट कोहली ने एक इमर्जिंग टैलेंट है, कोई फीमेल है, उनको उनके पेज पर लाइक कर दिया है, कमेंट कर दिया है उनको, तो लोग ये कह रहे हैं कि आप इतने बड़ा खिलाड़ी हैं और आप बिल्कुल इमर्जिंग टैलेंट की लड़की को आप क्यों लाइक और कमेंट कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने सॉरी कर लिया सोशल मीडिया अकाउंट पे आके, तो उस पर लोगों का ये कहना है कि वो असल में लोगों से सॉरी नहीं कर रहे हैं बल्कि बेगम से माफ़ी मांग रहे हैं। अच्छा, ये हुआ ये है कि भाई ज़ाहिर है बड़े प्लेयर हैं, देख रहे होंगे किसी टैलेंट का, भाई अब हो जाता है लाइक, क्या हुआ। अब हमारे यहाँ लोग पकड़ने के लिए, हमारे यहाँ इंडिया में हमसे ज्यादा है, उन्होंने पकड़ लिया कि भाई इस लड़की को तो तुम जानते भी नहीं हो कौन है, हाँ। और तुम इस लड़की को क्यों लाइक कर रहे हो। अब उसके बाद फिर उन्हें आके कहना पड़ा कि यार वो गलती से हो गया था, ऐसी गलतियां हो जाती होंगी, तो ज़ाहिर इंसान से हो जाती है, इंसान है, अब वो उनसे हो गई गलती। अब वो फिर ज़ाहिर बेगम भी उनकी माशाल्लाह सेलिब्रिटी, उन्होंने भी फिर शोर वोर किया होगा, जी, बिल्कुल। तो इस पे कोई इतना बंदा नहीं है भाई, अगर कर दिया लाइक तो कर दिया। अच्छी चीज लगी है, आप देख रहे हैं हाँ, सोशल मीडिया तस्वीर में, अच्छी आपने कर लगी। ली। तस्वीर अच्छी लगी लड़की तस्वीर की। अच्छी लगी है, टैलेंट अच्छा लगा। तस्वीर में से टैलेंट निकल के तो नहीं आ रहा था। नहीं, उसमें कुछ ना कुछ तो आ ही रहा होगा ना यार, ऐसे तो नहीं किया होगा ना। जब कर दिया कोई बात नहीं, आई डोंट वो भी थिंक सो कि इसमें कोई ऐसी बड़ी बात है। वो भी उसको भी पता है कि जाहिर सी बात है अगर इस तरह करेगा तो बेगम तो है ना फिर। हाँ, तो और फिर वो माफ़ी मांगनी पड़ गई ना। माफी नहीं मांगते यार, बोलते क्या हो गया भाई, लेकिन लोग, आप लोग इंडिया वाले ना बिला वजह नहीं तंग करें यार, प्लेयर है कर दिया लाइक होता है, ओके चिल। ठीक है जी। अच्छा, लाहौर कलंदर्स के ओनर ने अब दोबारा से 24 कैरेट गोल्ड का आईफोन दे दिया है शाहीन अफरीदी के बाद सिकंदर रजा, लैरी मिचेल और हारिस रऊफ को। तो लोग कह रहे हैं कि भाई इतनी आसानी से धड़ाधड़ कराची में वही हेयर ड्रायर से आगे बात ही नहीं जा रही है और वहाँ आईफोन बांटे ही जाया जा रहा है, वो भी 24 कैरेट गोल्ड। भाई ये लाहौर क्यों कलंदर है के जो ओनर है ना, जो आपके दोस्त भी हैं, क्या नाम है उनका पूरा? आतिफ राना। आतिफ राना साहब। आतिफ राना साहब मुस्कुराए बड़े दिल के हैं। अच्छा, वैसे लॉरी होते भी बड़े दिल के हैं, और लॉरी जो होते हैं फिर वो आतिफ राना साहब भी बड़े दिल के हैं, तो वो दबा के जो है वो आईफोन बांट रहे हैं। अब इससे हो क्या रहा है,
इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है जो दूसरे टीमों के प्लेयर्स हैं ना, उनमें आ रही है एहसास कमतरी। ये हर इंसान के साथ होता है कि हम भी अच्छा खेले, फिर वो कह रहे होंगे काश हम लाहौर कलंदर में होते, काश हम लाहौर कलंदर में होते। अब किसी ने कहा हमने घड़ियां मंगवाई हैं, किसी ने को कुछ मंगाई है, आके नहीं दे रही, पीएसएल जाने वाला है पीएसएल जाने वाला है, कोई चीज़ आके नहीं दे रही है। तो आतिफ राना साहब बिल्कुल आप इसी तरह बांटते रहे, और हो सके तो एक आध गोल्ड प्लेटेड नहीं, नॉर्मल था फोन, आईफोन मुझे भी भिजवा दी का, स्क्रीन टूटी हुई है अभी मैंने देखी, तो भिजवा दे, क्या जा रहा है सर, आप तो हैं ही बड़े दिल वाले। लेकिन बहरहाल अच्छी चीज़ है आईपीएल में, उसमें पीएसएल में अगर कोई भी ऐसी चीज़ आती है तो अच्छी चीज़ है। खिलाड़ी मोटिवेट होते हैं ना सर, मीन्स के और में जो जज्बा बढ़ता है, जो कि हमारे दीगर साथियों को मिल रहा है, हम भी ऐसी परफॉर्मेंस करें और हमें भी ये मिले। दूसरा ये कि वो जब 2 साल पहले मुल्तान सुल्तान्स की टीम जीती थी, फाते हुई थी, तो मुल्तान सुल्तान के ओनर्स ने भी सब पूरी जो स्क्वाड था उनको भी आईफोन गिफ्ट दिए थे। आईफोन गिफ्ट दिए थे यार। ऐसे टीमों के ओनर थोड़ा सा इधर भी देखें, और अगर चाहें तो एक आध फोन, कोई मुझे गोल्ड प्लेटेड नहीं चाहिए, नॉर्मल फोन आप दे दें, थोड़ी स्क्रीन का प्रॉब्लम चल रहा है। बात है आईपीएल की जानिब जी, आईपीएल की जानिब आते हैं, पीएसएल की तो हमने बात कर ली है। लोग कह रहे हैं कि जी मुंबई इंडियन के जो मुकेश अंबानी साहब हैं, उन्होंने मैच में टीम तो खरीदी, साथ में पूरा मैच ही खरीद लिया और साथ में एम्पायर को भी खरीद लिया। ये सवाल तब उठा कि जब रोहित शर्मा आउट हुए और उन्होंने आखिरी सेकंड खत्म होने के बाद रिव्यू लिया। शायकीन क्रिकेट का कहना है कि जी एम्पायर बिक चुका है और जो है उनको लेवरेज दिया जा रहा है रोहित शर्मा को, और ये फिक्सिंग हो रही है, तभी 5 बार ये टूर्नामेंट जीत चुकी है मुंबई इंडियंस। ऐसा लग रहा है आपको? अंबानी साहब ने कहा एम्पायर भी खरीद लो जी, क्या है? लेकिन मेरी ये बात समझ में नहीं है कि जो टाइम होता है 12 सेकंड्स का, उसके बाद कैसे ले सकता है? वहाँ तो बीप बज जाती है, तो वो दोबारा उसने कैसे ले लिया और एम्पायर्स ने उसको कैसे आने दिया? तो इससे ही सारे जो चीज़ें होती हैं शको शुबा जिसे कहना चाहिए वो है। इससे पहले भी एक प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से कमेटी बनी कि भाई कोई ना कोई चीज़ें फिक्सिंग हो रही है, जो भी चीज़ें हैं इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। अब आप फिर उसमें एक कंट्रोवर्सी डालेंगे, यही कंट्रोवर्सी आ गई ना कि आपने जो टाइम लिमिट था उसके बाद आपने, और उसको एम्पायर ने चैलेंज भी नहीं किया कि अब आप नहीं ले सकते, अब आप आउट हैं, आप जाएं। लेकिन ये दिस इज़ बैड, मतलब ये ऐसा होना नहीं चाहिए। इससे क्रिकेट की जो खूबसूरती है वो खत्म हो रही है। जबकि वो मुझे याद है कि श्रीलंकन प्लेयर जब लेट पहुंचा था हाँ, पिच पर, तो उसको भी आउट दे दिया था, टाइम आउट पे आप, बिल्कुल। ये तो खैर रूल है, मतलब बहुत तो से रूल तो कप्तान ये भी होता है ना। हाँ ये रूल है, तो इसको मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि अंपायर्स ने उसको कैसे होने दिया। उसके बाद मैच रेफरी ने इंटरवीन क्यों नहीं किया? मैच रेफरी भी तो बैठा हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं तो इसकी पर होनी चाहिए थी ना, एम्पायर से पूछे थी कैसे किया। तो उसके बाद कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है कि एम्पायर से पूछा गया या कोई फाइन हुआ या कुछ ऐसी चीज़ हुई, कुछ भी नहीं हुआ, वो मामला ख़त्म हो गया। तो इससे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ दाल में काला, बल्कि पूरी दाल ही काली लग रही है। और अंबानी साहब यहाँ पर आ जाएं वहाँ तो फिर यूं पैसे गिरना शुरू होते हैं, शप शप शप। अकबर, ये जो लोग कहना शुरू हो गए हैं कि भाई ये मुंबई इंडियंस जो है ये 5-5 बार टूर्नामेंट जीती है आईपीएल का, और ये जीत इसी वजह से रहे हैं कि ये जो है यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व किया जा रहा है और उस पैसे की जो बुनियाद पर जो है इनकी टीम जीत रही है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, सही है। अंबानी साहब कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह आपने अंपायरिंग का स्टैंडर्ड देख लिया कि उस दिन भी अंपायर वो वाइड वो अंपायर ऐसे हिचकिचा रहे हैं, हाँ अबे करना ऐसे क्या ऐसे है? कर रहे हैं, खुद घबरा रहा है। वो कह रहे हैं कि यार बॉलर अपील तो करे। तो ऐसे एक्ट जो है, ऐसे बिल्कुल शुबा होता है कि इस पे कोई जाहिर सी बात है कोई फिक्सिंग हो रही है, और इस पे वो कमेटियां तो बन जाती हैं, फिर कमेटी के बाद कुछ होता नहीं है। बस यही होता है कि भाई हमने कमेटी बना दी, वो कमेटी देखेगी। भाई कमेटी क्या देखेगी, कब देखेगी, कब फैसला करेगी, वो तो बता देना। एंड ऑफ द डे वाली कमेटी लगती है जो मोहल्ले में औरतें नहीं डालती, कमेटी डालो सबकी बीसी निकलेगी, ये वो कमेटियां लगती हैं मुझे। आईपीएल की कमेटियां बनती ही इसीलिए कि कोई काम ना हो, कोई ना हो, और एंड में कमेटी का हिस्सा मिल जाए सबको। एंड में कमेटी का हिस्सा मिल जाता है। क्रिकेट की साख को नुकसान हो रहा है। आईसीसी मींस के पेरेंट बॉडी है, उसको सोचना पड़ेगा कि उसके अंडर ही लीग हो रही है। आईसीसी तो बीसीसीआई है, यही तो मसले हैं हमारे यहाँ। लोग कहते हैं आईसीसी नहीं है, बीसीसीआई है। हाँ तो चौधरी साहब लगे हैं हेड, तो फिर यही होगा ना। अब क्या बोलूं, मैं तो चौधरी कहता हूँ ना उनको। चौधरी साहब लगे हुए जी, हमारे चौधरीयों को बदनाम कर रहा है भाई, कुछ और बोले उसको। हाँ वो जो है वो बिल्कुल ही अलग फिल्म है। और लेकिन यहाँ पर अभी जो है आईपीएल, उसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और इंडिया में उठ रहे हैं। अब आप बोलेंगे हम उठा रहे, उठ तो पहले इंडिया में रहे, फिर हम इस पर बात करते हैं। अच्छा, मैंने ये देखा है कि जहाँ पर पावर की बात आती है ना, पावर की, चलिए ये तो एक गेम है, इसमें टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ होती हैं, लेकिन जहाँ बात आती है ना ताकत की, पावर की, वहाँ पर पाकिस्तान जो है वो कभी इंडिया को नहीं छोड़ता, कभी छोड़ता ही नहीं है ना। अभी उस्मान ने क्या हाल किया। अभी दूसरी खबर है, सरगोदा से ताल्लुक़ रखने वाले हैं पाकिस्तान के जवाद अहमद साहब। इन्होंने दुबई ग्लोबल पावर लिफ्टिंग में बॉडी बिल्डिंग इंटरनेशनल चैंपियनशिप में
भारतीय जो इनके हरीफ थे संदीप सिंह, इनको शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीत लिया है और बड़ा खुश हैं, कह रहे हैं जी मैं बिल्कुल अपने कोचेस को इसका क्रेडिट देता हूँ। अच्छा, जब बात आती है कोई ऐसे पावर की गेम की ना जिसमें ताकत की बात होती है, उसमें तो इंडिया पाकिस्तान के पास आता है और फिर पाकिस्तान यूं करता है 4 रन, क्या है सर? मैं आज भी एक और इसमें ऐड कर दूं कि आज जो हमारे जो सिंध पुलिस के कमांडो हैं शहीर अफरीदी, उन्होंने भी भारतीय बॉक्सर को मिडिल वेट में रैंकिंग फाइट में हराया है। तो कूटे जा रहे हो यार भाई, पाकिस्तानियों कूटे जा रहे हो यार। और हल्का हाथ। अच्छा, वो बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि हम ये कर देंगे, पाकिस्तान पे अटैक कर देंगे। भाई पहले रिंग में तो आ जाओ, रिंग में एक मुक्का खाते ऐसे नीचे गिर जाते हैं। और भाई पहले वहां तो समझ लो, एक बंदा समझ रहा नहीं, अपनी फौज समझ रही है उनसे और कह रहे हैं हम पाकिस्तान पे ये कर देंगे। अकबर एक दफा और करके दिखाओ, एक मुक्का पड़ता ना। ये जो अकबर ने किया है ना, ये बिल्कुल ये बिल्कुल सही किया है। तो भाई ये चीजें होती हैं हमारे एक पंच में। अच्छा मुझे एक बात बताएं, वैसे एक बंदा सब्जी खाने वाला है, गोश्त खाने वाला है, ये गोश्त में पावर होती है सब खाने से? बिल्कुल पावर है, हैं? बहुत ज़बरदस्त भाई। अगर आप बीफ खाते हो तो बच्चों को खाया जाता है ना, हम भी अपने बच्चों को और हमने भी शुरू में बीफ ही खाया है क्योंकि उसमें ताकत होती है। जब ताकत होगी तो आप फिर किसी को गिरा सकेंगे ना। जब ताकत ही नहीं होगी, आप में एग्रेशन ही नहीं आएगा, एग्रेशन ही नहीं होता। जब भी तो हमारे पास तगड़े तगड़े फास्ट बॉलर है, जेन्युइन फास्ट बॉलर है हमारे पास, शोएब अख्तर, तो मोहम्मद जाहिद, तो वसीम अकरम, तो वकार यूनुस, यू नेम इट, इन कितने जेन्युइन फास्ट बॉलर 10-10 किलो गोश्त खा जाते हैं ये, 10-10। और भाई जितने भी हमारे बॉक्सर हैं भाई, थोड़ा हल्कात रख लो यार, बच्चे हैं तुम लोग भी यार, ये यहाँ से वहां से थोड़ा सा हौला हाथ रखो। टाइमिंग बड़ी अच्छी है, टाइमिंग। हाँ टाइमिंग अच्छी है, लेकिन जरा सा हौला हाथ। क्या वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। मैच इस वक्त जो है कोयटा का वो बड़ा जिसे कहते हैं ना सनसनी खेज़ लम्हात चल रहे हैं, क्योंकि कोयटा के इस वक्त 135 रन हैं, इनके 7 खिलाड़ी आउट हैं, 14 बॉलों पे 23 रन इन्हें चाहिए। तो अभी कुछ भी कहना जो है वो ये नहीं कि भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन विकटें इनकी 3 है तो कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टर माना हमारे साथ मौजूद हैं और हम जानते हैं कि डॉक्टर माना के निशाने पर आज कौन है। जी डॉक्टर माना, पहला कौन है? सबसे पहले है राइली रोसो। आपकी डेट ऑफ बर्थ है 9 अक्टूबर 1989 और स्टार के हिसाब से आप लिब्रा लगे और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर 1। अच्छा, इनकी पर्सनालिटी जो है वो थोड़ा सा डिटर्मिनेशन तो है, लेकिन एरोगेंस की तरफ अब ये जाते जा रहे हैं। एग्रेशन स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन जब आप अपनी पर्सनल लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पाते या इमोशनल इंस्टेबिलिटी का शिकार होते हैं तो ऑफकोर्स वो फिर आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस और आपकी पर्सनैलिटी में नज़र आने लगता है। तो छोटी सी बात इनसे यही कहूँगी कि जो भी आपने रिसेंटली कोई चॉइस ली है, इसमें मेंशन है दैट वाज एन अनवॉइस चॉइस, और आपको जो है वो थोड़ा सा सब्र से काम लेना चाहिए और आपने जो भी काम कर लिए हैं उसको दोबारा से गो थ्रू करें, दोबारा से देखें कि आपने क्या गलती की है और कहाँ गलती की है और कितनी कैपेसिटी की है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ जस्ट लर्न व्हाट यू कैन डू फ्रॉम दिस सिचुएशन एंड व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम दिस सिचुएशन। कोई बहुत अच्छा मोटिव आपका रिकग्निशन में आ सकता है, लेकिन वो कोई बहुत पॉजिटिव नहीं होगा, वो आपकी पर्सनैलिटी के साथ एक टैबू का हिस्सा भी बनेगा। कलर्स जो हैं वो आपके ब्लू एंड येलो हैं। ठीक है जी। और आपने क्या बताया था, एरोगेंट हो गए थोड़े? हाँ, एरोगेंस इनकी पर्सनालिटी का पार्ट है, लेकिन अब वो निकल कर आता जा रहा है। वो कहते ज़्यादा हो रहे हैं हैं इक़्तिदार की ख्वाहिश आपको मार देती है। हाँ लेकिन हम तो ये कहते हैं खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। ठीक है जी, अगला कौन है? नेक्स्ट है कामरान गुलाम। आपकी डेट ऑफ बर्थ है 10 अक्टूबर 1995। आपकी डेट ऑफ बर्थ है लिब्रा, आपका स्टार है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर 8 हुए और बड़ी सीमलेस कनेक्टिविटी है। आपका जो कम्युनिकेशन स्टाइल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बड़े क्लियर कम्युनिकेशन करते हैं। एग्रेशन आपकी पर्सनालिटी में नज़र आता है, आपकी परफॉर्मेंस में भी नज़र आता है, बट उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी पर्सनालिटी पे और आपकी परफॉर्मेंस पे। कोई बहुत प्रॉमिसिंग वेंचर आपकी लाइफ में आने वाला है, कोई बहुत ज़बरदस्त सा कोई बिजनेस प्रॉमिस जो आपने किसी से किया था या किसी ने आपसे किया था वो पाया तकमील तक पहुँचेगा। पैसे आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं, बट द इम्पॉर्टेंट तरीन बात कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट साइन करने हैं वो बहुत सोच समझ के करने हैं। इसी मौके पर आपसे कोई किसी गलत जगह पर सिग्नेचर करवाए जा सकते हैं और बाद में आपको उसके हवाले से कुछ ब्लैकमेल किया जा सकता है या आपके पैसे डूब सकते हैं। तो थोड़ा सा एनालिटिकल ब्रेन तो यूज़ करें, लेकिन साथ साथ इमोशनल ब्रेन भी यूज़ करें। बहुत करीबी दोस्त आपको बहुत ज़बरदस्त बिजनेस डील बताते हैं, लेकिन वो हमेशा आपके हक़ में बेहतर नहीं होता। तो कहते हैं ना कि भाई के साथ भी अगर आप बिज़नेस करें तो आप उसकी लिखत पढ़ा ज़रूर करें। आप भले कितना ही भरोसा करते हैं उस शख्स पर जो आपको बिज़नेस वेंचर की डील दे रहा है या आपको ऑफ़र कर रहा है, लेकिन आप उसको हर एंगल से देखें ज़रूर। किसी बिज़नेस एनालिस्ट को कनेक्ट
सेलेक्ट कर लें दैट वुड बी सो ग्रेट। कलर्स हैं आपके ब्राउन एंड ग्रीन। ब्राउन एंड ग्रीन, और जैसे कहती हैं डॉक्यूमेंट बहुत देख के साइन किया करें, कोई बिजनेस डॉक्यूमेंट। अब मैं सोच रहा था किसी की शादी हो रही हो, अब वो तो परेशान हो जाएगा, निकाहनामा साइन करूं नहीं करूं, डॉक्टर माना ने मना किया था, लेकिन ये बिजनेस की बात कर रही है, यही है ना? वो तो एक कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, वो क्योंकि अगर किसी का निकाह हो रहा हो तो वो तो इस बात से घबरा सकता है कि डॉक्टर माना ने कहा कोई भी डॉक्यूमेंट देखभाल के साइन करो, समझ के। तो वो तो डर के मारे निकाहनामा साइन नहीं करेगा, कबूले पे रुक जाएगा वो तो। अच्छा, निकाहनामा बड़ा डिटेल्ड एक डॉक्यूमेंट होता है, हमारे यहाँ उसको लोग पढ़ने नहीं देते, स्पेशली फीमेल्स को, और बहुत सारे पेजेस जो हैं उसके ऊपर मौलवी साहब खुद ही उसके ऊपर लाइंस डाल देते हैं, लेकिन दैट इज़ वेरी मच नेसेसरी, आपकी पूरी जिंदगी भर की बात होती है। निकाहनामा भी पूरा पढ़ के साइन करना चाहिए आपको, हमको पता होना चाहिए, दैट्स द पार्ट ऑफ द मैरिज। आपको कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं पता कि आपके क्या क्या हुकूक है, आप उसी वक्त आप जो लिखवा सकते हैं तो लिखवा सकते हैं, वरना आप ज़िंदगी में उसमें कुछ चेंज नहीं करवा सकते। मेरे पास एक केस आया था, छोटी सी बात, कि उन्होंने निकाहनामा में उन खातून ने ये मेंशन करवाया था कि कुर्बानी का जानवर घर में नहीं ज़िबा किया जाएगा। चलें जी, इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन ये शो जो है ये स्पोर्ट शो है, ये शादी की तरफ जाता जा रहा है। खबरें हमारे पास बहुत सारी हैं जी, और वहीं एक खबर है कि जो सुनील गावस्कर साहब हैं, इंडिया के एक्स क्रिकेटर हैं, वो कह रहे हैं कि पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान को एशिया कप का हिस्सा बनता देख नहीं सकता। भाई नहीं देख सकते तो आंखें बंद कर लो, तुम्हारे देखने ना देखने से क्या हो रहा है। वो कह रहे हैं बीसीसीआई का मौक़िफ़ हमेशा वही रहेगा जो हुकूमत करने को बोलती है, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि जब एशिया कप की बात आएगी तो ये कुछ मुख्तलिफ होगा। एशिया कप के इस मखसूस एडिशन के जो मेज़बान हैं वो भारत और श्रीलंका हैं। अगर चीज़ें तब्दील नहीं होती तो मैं पाकिस्तान को अब एशिया कप का हिस्सा नहीं बनता देख सकता। तो भाई अपनी आंखें बंद करो, आंखों पे एक बड़ा वाला वो लगाओ, क्या लगाते हैं जो आंख जब करते हैं जहाज़ में जाते हैं देते हैं, वो लगाओ और सो जाओ। सुनील गावस्कर, ये क्या बातें कर रहे हैं सुनील गावस्कर? देखिए, ये भी मुझे लग रहा है लाइमलाइट इरफान पठान पार्ट 2 बन रहे हैं अभी। देखिए, सुनील गावस्कर साहब की मैं बड़ी रिस्पेक्ट एज ए क्रिकेटर, बहुत परफॉर्मेंसेज हैं, बहुत लेजेंड रहे हैं, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही वो कहना क्या चाह रहे हैं। एशिया कप जो है वो एक एशियन क्रिकेट काउंसिल का टूर्नामेंट है, जैसे आईसीसी का टूर्नामेंट होता है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं नहीं बनता देखना चाह सकता? मतलब आप कैसे कह सकते हैं ये बात? आप कौन है? मतलब कोई इंडिया जो है वो सबका वो लगा हुआ है कि श्रीलंका में टूर्नामेंट होगा, पाकिस्तान नहीं खेलेगा। पाकिस्तान, आप दो मैच क्यों कराते हैं फिर एशिया कप के अंदर? क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान इंडिया के मैच में जो है रेवेन्यू बहुत डबल ट्रिपल आता है, आपको फ़ायदा होता है। तो आप फिर ऐसी बातें कर रहे हैं, तो कोई हमें वैसे आपके साथ खेलने का अब हमें भी कोई शौक नहीं है, क्योंकि देखिए हम क्रिकेट के ऊपर बात नहीं कर रहे थे। हमारे प्लेयर्स ने जो बात की है, जो आपकी तरफ से धमकियां आ रही थी उसके ऊपर बात की थी, शाहिद ने भी और मोइन ने भी, इवन जहांगीर खान साहब ने, शोएब अख्तर, सबने ये बात की, लेकिन क्रिकेट के ऊपर बात नहीं की हम लोगों ने। लेकिन अब आप क्रिकेट के ऊपर आ रहे हैं तो भाई हमें भी आपके साथ खेलने का कोई शौक नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कि बहुत सी जगहों पे हमारे प्लेयर्स बैठते हैं जाके उनके साथ और प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, तो वो भी बाइकआउट होना चाहिए फिर, दैट्स इट। अगर आप हमारे लिए ये नज़रिया रखते हैं एज ए कौम, हमारे लिए अगर आप इतना बुग़्ज़ रखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारे लेजेंडरों को भी उनके साथ नहीं बैठना चाहिए, चाहे वो किसी कंट्री में हो रही हो, दुबई में हो रहा हो, अमेरिका में हो रहा हो, आप उनके साथ किसी भी चैनल के ऊपर ना बैठें। तो आप भी तो बाइकआउट हम नहीं कर आपके साथ बैठना चाहते, क्योंकि आप जो है क्रिकेट के अलावा भी बात कर रहे हैं। हम बात करते हैं कि क्रिकेट में ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए, ठीक है, लेकिन आप हर मामले में, आप अभी सौरव गंगुली साहब ने ये बात बोल दी, अब अभी उनके एक्टर्स भी ये बात शुरू कर दी है भाई कि पाकिस्तान के साथ कुछ नहीं है, तो ठीक है, हमें भी आपके साथ कुछ नहीं करना। जब आपके साथ हम तो हमेशा से लीन रहे, हम खेलना चाहते थे आपके साथ, हमने वर्ल्ड कप आपके मुल्क में जाके खेला, ठीक है, उधर हमारे साथ में भी हम गए, ठीक है, जब हम वर्ल्ड कप में गए थे हमारे साथ बहुत बड़ी ज़ैनब जो हमारी वो थी बेचारी, जबकि वो आईसीसी के पैनल पे थी, उसको वहां पर धमकियां आई। हम चाहते हम बहुत बड़ा इशू बनाते, जब हमारी ज़ाहिर वहां पर बहन है, किसी की बेटी है, तो जब वो वहां गई तो ये है इंडिया के लोग जिन्होंने धमकियां देना शुरू कर दी थी कि उसको वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा बेचारी को, और तब सारे चुप रहे माजरत के साथ। उस वक्त जो पैनल में और भी पाकिस्तानी थे उनको भी वापस आना चाहिए था। बहरहाल मुझे नहीं पता कि उनके पीछे क्या रीजंस होते हैं जो वो रुक जाते हैं, टिक जाते हैं और बस कहते हैं कोई बात नहीं। तो ये तो आप लोगों का है। तो सुनील गावस्कर साहब, आपके सोचने से, समझने से, देखने से कुछ नहीं होता भाई। आपने अपने टाइम में क्रिकेट खेली, ठीक है, आपको इज्जत मिली, दैट्स इट। वो कह रहे हैं एज अ क्रिकेटर कि वो आपकी इज्जत करते हैं एज अ क्रिकेटर, लेकिन इस तरह की बातें करेंगे ना तो आपकी इज्जत रह जाएगी
समझ गए जी? आप क्या कहना मैं भी चाह यही रहे हैं? कहता कि जब से ये वाक़या हुआ है पहलगाम का, उनके जो क्रिएटर्स हैं मुंह से जहर उगलते जा रहे हैं। और भाई इतनी इज्जत है आपने क्रिकेट में कमाई है, अब मैं इनको माज़रत में कहूँ कि अब हम कोई इज्जत नहीं आपकी। आप क्रिकेट पे बात करें, पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व ना करें। क्रिकेट पे बात करेंगे, हम आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, लेकिन आप इस तरह जहर बकते रहेंगे, उगलते रहेंगे, तो सॉरी, हम आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। जितने भी आप लेजेंड हैं, जो भी हैं, हाँ भाई, आपका लेजेंड वेजेंड गया बस वो, और विक्रांत गुप्ता और ये और वो जितने भी हो भाई, ये तुम लोग यहाँ आए, तुम लोगों को इज्जतें मिली, तुम लोगों को इज्जत राज नहीं आई। अब सुनील गावस्कर साहब ने भी कहा, या तो सुनील गावस्कर साहब आपको लाइमलाइट लेने का शौक हो रहा है और आप चाह रहे हैं मैं भी अपना यूट्यूब चैनल बनाऊं, वहाँ से नोट कमाऊं, तो आपने कहा चलो कूद जाते हैं, फिर ये पाकिस्तानी तो छोड़ते हैं नहीं, अरे क्यों छोड़ेंगे भाई, हल्के में है क्या। तो बहरहाल आपको आज के मेरे ख्याल से आज के लिहाज से आपको इतना टॉनिक काफ़ी है। अगर मजीद टॉनिक की आपको ज़रूरत पड़े तो आप दोबारा कोई ऐसा स्टेटमेंट दीजिएगा। अभी 2 चमचे सुबह, 2 चमचे शाम में, फिर 3 चमचे 3 टाइम आपको मिल जाएंगे। आते हैं जी सऊद शकील की जानिब। जी सऊद शकील का जानते हैं? पहले सऊद शकील को बता दें आप। कल आपने कह दिया था मैं तनवीर को नहीं जानता, सऊद को जानते हैं? सऊद शकील बिल्कुल जानता हूँ। ठीक है, सऊद शकील का ये कहना है कि मैंने इतने टेस्ट मैचेस नहीं खेले, क्योंकि पाकिस्तान में ज़ाहिर इतने टेस्ट मैचेस नहीं होते हैं, जिसकी वजह से मुझे वाइट बॉल फॉर्मेट पे स्विच करना पड़ा। मैं अपने गेम को अपने हिसाब से डेवलप कर रहा हूँ, और हर कोई मॉडर्न क्रिकेट खेलना चाहता है और हाई स्ट्राइक रेट के साथ, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। कुछ पिचेस जो हैं वो 100, 170 और 200 से भी कम स्ट्राइक रेट देती हैं। आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हर खिलाड़ी एग्रेशन के साथ खेले? ये सऊद भाई कह रहे हैं हमारे। देखिए, आप जब एज ए ओपनर खेलेंगे ना, तो आपको एग्रेसिव होना पड़ेगा। ठीक है, आपको जो है वो दायरे का फ़ायदा उठाना है। जो पहले 6 ओवर हैं, तो उसके अंदर तो आपका जो स्ट्राइक रेट है वो अच्छा डेफिनेटली होना चाहिए। ठीक है, अगर आप बीच में खेलते हैं, मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, तो सिचुएशन आ जाती है, सिचुएशन प्लस द कंडीशन। अब उस वक्त मैच किस तरह चल रहा है, लाइक अ बाबर। कल का मैच जैसे था, चेजिंग कर रहे थे, 3 विकेटें गिर गई थी, पोजीशन ऐसी थी, उन्होंने रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। नया उसके साथ प्लेयर था मास सदाकत, वो उस तरह खेला। तो ये सिचुएशन बाय सिचुएशन करना पड़ता है। अब 50 ओवर्स के क्रिकेट के लिए मिडिल ऑर्डर में खेले सऊद शकील, एक्सीलेंट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस है, लेकिन T20 के अंदर वो चीज़ अभी तक नहीं आ पा रही, क्योंकि नंबर उन्होंने डेफिनेटली ऊपर किया है अपना। आप ओपन कर रहे हैं। अभी हमारे साथ T20 में भी हमारे साथ कराची के कप्तान ही थे, तो वहाँ पर भी ये ओपन ही कर रहे थे। तो क्योंकि ओपन में ज़्यादा चांसेस भी होते हैं आपके पास कि आप बड़ा स्कोर कर सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में और जो गेम के साथ जब आप गेम लेकर चलते हैं, तो फिर आपको फिर अपने शॉटों में इम्प्रोवाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मिडिल ऑर्डर के बाद ना, जब 15 ओवर आपको गुजरते हैं, तो आपके पास शॉट्स होने चाहिए, तो वो डेवलप करने पड़ेंगे आपको। जब आप वो डेवलप नहीं कर सकते तो बड़ा मुश्किल हो जाता है T20 में। अब आप देख लेना कि ज़रा सा कुछ 19-20 होता है, क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है। रिजवान के ऊपर कितना क्रिटिसिज्म हो रहा है कि उसका स्ट्राइक रेट कम और है। क्रिटिसिज्म की तो जो हमने बात की थी वो यही की थी कि उन्हीं प्लेयर्स को ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है जिनसे तवक्कुआत होती हैं, बिल्कुल। और इसी वजह से आपको हीरो बनाया जाता है। अकबर, आप क्या कहेंगे सऊद शकील के इस स्टेटमेंट के बारे में? वो कह रहे हैं भाई आप एक्सपेक्ट कर लेते हैं हर खिलाड़ी एग्रेशन के साथ खेले। एक चीज़ मैं ये बताऊँगा, जो एक बात की है ना पिचेस का, आज जो पिचेस है ना इस वक्त, कराची की जो पिच थी या लाहौर की जो पिच है, वहाँ पर डिफ़िकल्ट हो रहा है वैसे। एज ए बैट्समैन अगर मैं देखता हूँ तो इतना आसान नहीं है वहाँ पर हिट करना के लिए, क्योंकि बॉल बहुत सीम हो रहा है, ऑकवर्ड बाउंस है, बाउंस ज़्यादा, सम टाइम अनइवन बाउंस भी लगता है आपको। उसी जगह पे से बॉल सर के ऊपर से चला जाता है, वहीं से आपका वो थोड़ा सा नीचे रह जाता है, तो बैट्समैन वहाँ पर मुश्किल में रहता है। लेकिन जो T20 की पिचेस होती हैं वो परफेक्ट बैटिंग विकेट्स होती हैं, जहाँ पर एक ही उसके ऊपर पेस के ऊपर बॉल आ रहा होता है, वहाँ बॉलर्स को मुश्किल हो रही होती है, तो वहाँ पर 200, 250, 230 रन स्कोर हो रहे होते हैं। अगर आप मुल्तान में जब पहुँचेंगे ना, आप देखिएगा मुल्तान का पिच आपको बहुत अच्छा नज़र आएगा, फ्लैट आपको पिच नज़र आएगा। अगर उस पर फिर ना अगर ग्रास रख दी तो वो डिफरेंट है, लेकिन मुल्तान का पिच आपको फ्लैट नज़र आएगा, तो वहाँ पर रन आप देखेंगे। ठीक है जी अकबर। अच्छा, मैं सऊद शकील की जो परफॉर्मेंस है, ये ऊपर आके खेल रहे हैं ना, मुझे इस पर तहफ़्फ़ुज़ात है। मैं ये चाहता कि आप मिडिल ऑर्डर में सेट हैं, आप टेस्ट भी खेल रहे हैं, ODI भी खेल रहे हैं, तो ऐसी क्या है आपको, आप पाकिस्तान की T20 टीम में नहीं है तभी आप आना चाह रहे हैं, ऊपर क्यों आना चाह रहे हैं? ऊपर इनकी आने की वजह से देखिए आज का मैच, अब 1 ओवर में 15 रन रह गए। अगर मिडिल में आते हैं, इनका वीक था मिडिल ऑर्डर, जो बाकी जो ओपनर्स हैं हमारे वो चौथे और 5वें नंबर पे खेल रहे हैं, आप उनको मौका दे रहे थे।
उनको खेलते हैं। बाकी जिस तरह कल बाबर ने एंकर की इनिंग, इस तरह आप नंबर 4 पे नंबर 5 पे आकर एंकर करें, इसमें मसला थोड़ी है। आप नीचे भी आप अच्छे प्लेयर हैं, ओपन भी सऊद अगर शकील को ये डर तो नहीं लगता जब तक मेरी बारी आएगी बॉलें खत्म हो जाएंगी? ये भी हो सकता है, लेकिन आप उनको ये डर है कि यार मैं ओपन खेलूंगा तो अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो मैं पाकिस्तान टीम में आ जाऊंगा। भाई अगर आप अच्छे प्लेयर हैं, आप मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे तो आप पाकिस्तान टीम पाकिस्तान में को उस वक्त अच्छे मिडिल ऑर्डर की जरूरत है। मिडिल ऑर्डर लेकिन में T20 के अंदर अकबर ये सबसे मुश्किल नंबर है, 5 6 5 6 4 तो बॉलें कम बची होती हैं। आप डेफिनेटली आपको जाके अगर 10 ओवर भी गुजर गए, आपके पास 60 बॉल्स हैं, 60 बॉल्स में से आपको कितनी मिल जाएंगी खेलने को? 25, आधी मिल जाएंगी, 30 मिल जाएंगी। 30 बॉलों के अंदर आपका स्ट्राइक रेट फिर होना चाहिए ना, आपने 30 बॉलों में 50 करें, अच्छा, और ये 60 करें। तो स्ट्राइक ये डिफिकल्ट नंबर्स हैं बहुत ज़्यादा T20 के अंदर, कि आपकी बारी आएगी या ऊपर से 3 जल्दी कड़क गए तो आप अंदर। और ये स्ट्राइक रेट की और- जंग हमारे बिल्कुल स्ट्राइक रेट की जंग जो है ना, ये हमारे दौर में तो नहीं होती थी ज़ाहिर, हम जब गली क्रिकेट खेलते थे, लेकिन उसमें भी लड़ाई होती थी कि लास्ट बॉल पे सिंगल ले लेते थे, फिर पूरा ओवर खेलते थे। तो हम इस बात पे लड़ते थे अबे तुझे आखिरी बॉल पे हम सिंगल नहीं लेंगे, और फिर ये होता था कम बॉलें बचती थी। तो इस वजह से शायद जो है सऊद शकील को होता होगा यार मैं आऊँगा तो मैच ही खत्म होने वाला होता होगा, तो फिर मैं क्या परफॉर्मेंस दूंगा। बहरहाल जी, हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।